आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए खास क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिसे नाम दिया गया है मोदी की गारंटी। संकल्प पत्र जारी कर दिया गया, जिस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे चर्चा हम करेंगे, लेकिन बुलेट पॉइंट्स क्या है, खास मुद्दे क्या हैं और खास बातें क्या है, वो आपको बतानी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में खास बात क्या है, यानी कि 400 की फुल पिक्चर क्या है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जानकारी देते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक आम इंसान, हर एक जनता जो है भारत की, वो जानना चाहती है कि आखिर क्या है महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मोदी की टॉप गारंटी। 3 करोड़ नए घर की गारंटी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो योजना है उसको आगे और व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा और 3 करोड़ नए घर की यहां पर गारंटी दी गई है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण वादा है, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हर घर नल से जल जुड़ेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल यही रहता है क्योंकि गर्मियां भी आने वाली और हर साल ये समस्या बनी रहती है। साफ स्वच्छ जल हर घर नहीं पहुंच पाता और महिलाएं बड़ी परेशान होती है, इसीलिए हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण बातों का जखीरा इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि हर एक वर्ग को यहां पर टच करने की कोशिश की गई है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बात यहां पर की गई है। तो 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा, यानी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की चलती आ रही हैं, जो योजनाएं यहां पर पहले से ही है, उनको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, उसका दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ाया गया है। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण बड़ी बातें हैं फोर्स इंडिया न्यूज आपको बता रहा है और विस्तार से चर्चा के लिए खास मेहमान भी मौजूद है। तो अगली महत्वपूर्ण बात है किसानों को यहां पर 6000 रुपए सालाना मिलेगा और उसे कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि ये पहले भी था और इस केंद्र सरकार की योजना से कई किसानों को फायदा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना भी है और एक बार फिर से इस योजना को आगे कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि ये जो थीम रखी गई है वो है 2047 तक की। 24/7 मोदी जो है वो जनता के बीच रहेगा, हमेशा रहेगा इन योजनाओं के जरिए। अगली महत्वपूर्ण बात, आयुष्मान भारत की योजना भी जारी कर दी गई है, क्योंकि इसे लेकर हमेशा चर्चा होती रही और इस योजना के बारे में बात होती रही, कई तरह के आरोप भी लगते रहे, लेकिन इस योजना को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो पर किसी की नजर थी। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी। इसका कितना फायदा महिलाओं को हुआ है, उन महिलाओं को जो कि गैस सिलेंडर के लिए हमेशा से इंतजार कर रही थी, लेकिन हर घर में अब गैस सिलेंडर पहुंच रहा है और उज्ज्वला योजना से कितना फायदा हो रहा है उसे जारी रखा जाएगा। हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, क्योंकि जो निवास योजना है केंद्र सरकार की, पीएम आवास योजना, उसके तहत इस व्यापक जो योजना को और ज्यादा बड़ा किया गया है इसका दायरा, यानी कि इसे कंटिन्यू किया जाएगा और कोई भी ऐसा गरीब तबका नहीं होगा जो कि जिसके पास घर नहीं होगा। ये कि केंद्र सरकार की गारंटी है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना होगी, ये भी खास तौर पर एड ऑन किया गया है। इसके तहत उनको भी काफी फायदा पहुंचाने की कोशिश रहेगी। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस मैनिफेस्टो में है, इस संकल्प पत्र में है, लेकिन बीजेपी का यह संकल्प पत्र कितना लोक लुभावना है ये जनता तय करेगी। और इसीलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। राजेंद्र आर्य जी हैं, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी नेताजी के पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि आपका रिएक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंतजार किया जा रहा था। सबसे पहले 10 साल का लेखा जोखा दिया गया है सर, उसके बाद इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यह है, क्योंकि जो फ्रंट पेज होता है किसी भी घोषणा पत्र का वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत कुछ बयां भी कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी परिपाटी जो है वो बदल गई है। आपका क्या कहना है इस पर? सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत के संविधान के शिल्पकार हैं, उनको नमन करता हूं, उनकी जयंती पर श्रद्धावतन सर नवाता हूं। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार थे, आदर्श थे, उनको आगे लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित, दलित, पीड़ित
आदिवासियों की बात रखी है, महिलाओं के अधिकारों की बात रखी है, उसी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके लेकर चल रहे हैं। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा, पहले हमने 10 साल, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन के सामने आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है कि हमने 10 साल में क्या किया। पहले हमने हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया 10 सालों का। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 10 सालों 20 सालों 2024 तक का विकसित भारत का संकल्प देश की जनता के सामने रखा है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो नाम दिया है मोदी गारंटी संकल्प पत्र, इसीलिए दिया है क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने किसी भी योजना का शिलान्यास किया है तो उसका लोकार्पण भी किया है। और अगर आप देखेंगे तो इस संकल्प पत्र में सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को सर्व समावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस धारणा के साथ जो हमारा मूल मंत्र है, जो इस संकल्प पत्र की आत्मा है, उसके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बताया गया कि 10 साल में हमने 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, पक्का घर देने का काम किया। आने वाले 5 सालों में हम 3 करोड़ गरीब और बेघरों को घर देंगे। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक भारत में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हम उसको और आगे बढ़ा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, वो फर्स्ट इंडिया न्यूज भी बता रहा है, महत्वपूर्ण बातें बता रहा है, लेकिन इस पर हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। राजेंद्र जी, क्योंकि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर चुकी है, न्याय नाम दिया गया, यहां पर संकल्प है, न्याय वर्सेस संकल्प, ये जनता तय करेगी किसके साथ जाना है। लेकिन बीजेपी नेता जो कह रहे हैं और बीजेपी जो कह रही है मैनिफेस्टो के जरिए भी, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए पूनम जी, जहां तक इस देश के लिए घोषणाएं करने की बात है या पॉलिसी बनाने की बात है या योजनाओं को मूर्त रूप देने की बात है, तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जनसंख्या के आंकड़े। और 2021 के अंदर हमारे देश की जनसंख्या ड्यू थी, लेकिन वो आज 2024 चल रहा है, जनसंख्या अब तक नहीं हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके पास में आंकड़े कहाँ से आते हैं और किस तरीके से ये जनता को या देश को भ्रमित कर रहे हैं। और एक तरफ ये कहते हैं कि भाई बेरोजगारी के ऊपर ये बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा 2014 में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देशवासियों से कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। लेकिन अभी आप, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां पे 28 वर्ष की औसत आयु है, वहां पर 42% की बेरोजगारी की समस्या है। तो आप समझ सकते हैं। फिर दूसरी बात थी कि 100 दिन में मैं महंगाई कम करूंगा, तो 100 दिन की महंगाई की बात तो भूल जाइए। 20 रुपए में जो आटा मिलता था वो आज की तारीख में 40-42 रुपए मिलता है। 30 रुपए लीटर वाला दूध आज 66 रुपए में मिलता है। 80 रुपए वाला खाद्य तेल करीबन 150 रुपए में मिलता है। 60 रुपए वाली दाल 150 रुपए में मिलती है। आपका मानना है कि इन 10 सालों में मैं वही कह रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। और जहां तक उज्ज्वला की बात करते हैं, तो उज्ज्वला की योजना लाए, ये कहते हैं कि साहब हम इतने लोगों को दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूनम जी कि उज्ज्वला के 80% जो लाभार्थी थे, उन्होंने पहले के बाद में दूसरा सिलेंडर भराया ही नहीं, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा होता है। जो यूपीए के शासन में 2014 से पहले तक 340 रुपए का विद सब्सिडी सिलेंडर मिलता था, वो जाके 1150 तक हुआ और अब जाके वो 950 के आसपास है। अब आप बताइए, ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्मल में कोयला और पिछले 10 सालों में कोयला 2.5 से 3 गुना महंगा हो गया। डीएपी, यूरिया, सबके वजन मतलब घटा दिए गए, उनके दाम बढ़ा दिए गए। पीएम सम्मान निधि के अंदर ये कहते हैं राजस्थान में हम 80 लाख लोगों को पीएम सम्मान निधि के तहत वो देते हैं पैसा 6000, और बाद में इन्होंने बढ़ा दिया उसमें कुछ पैसा। लेकिन वादा तो 6000 बढ़ाने का था, लेकिन इन्होंने 2000 रुपए बढ़ाए। अब वहां पर 80 लाख बोलते थे और अब वो दे रहे 60 लाख। तो मुझे ये बताइए कि 20 लाख लोग कहां गए? फिर नहीं, सुनिए, अभी राजेंद्र जी आपसे मैं इस चर्चा को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना कि जनता क्या सोचती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको लाभ मिल रहा है। अभी मेरी पूरी बात नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी बात अभी रिएक्शन ले रहे हैं, अभी इस पे चर्चा जारी रहेगी। ठीक है सर, अभी रिएक्शन ले रहे हैं, अब इस पे कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारी लेनी बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यू इस घोषणा पत्र को देख रही थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी उन्होंने देखा है। अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस पर डिस्कशन कर रही थी कि जो फ्रंट पेज होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और वो धीरे धीरे कुछ सालों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र का जो फ्रंट पेज है वो आपको क्या लगता है, क्या कहता है? दूसरी तरफ क्यों ना हम इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दे दें, क्योंकि हर तरफ तो घोषणा के पहले मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। अदिति,
बिल्कुल, तो ये वही है मोदी गारंटी। देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे थोड़ा समय दीजिएगा समझाने को लेकर, क्योंकि जैसे जिस तरीके से मैंने पढ़ा जो, देखिए पूनम, मोदी की गारंटी वो ट्रेलर है मूवी का जो पहले ही हिट हो चुका है, इसलिए मोदी की गारंटी ही कहना इसको सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी हिट है, घर घर तक पहुंच चुका है। वो गारंटी जो पूरी होगी। अब दरअसल हम इस आज के चुनावी सिनेरियो में एक स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, सैचुरेशन पॉइंट और स्ट्राइक रेट, ये दो शब्द हैं जो बहुत चल रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट क्या होता है, किए गए वादे कितने पूरे हुए। अब देखिए, जो बड़े बड़े वादे थे, 370, राम मंदिर, 3 तलाक, तमाम तरीके के जो वादे हैं, CAA, ये सब पूरे हो गए। क्या पूरा नहीं हुआ? गंगा की सफाई, NRC, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसे कई मुद्दे जो पूरे नहीं हुए। और जितने पक्के मकान गरीबों को, उसमें कितने आंकड़े उतने पूरे नहीं हो पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो वादे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन बार बार क्या कहा कि अगर मोदी ने गारंटी दी है तो वो पूरा करके रहेंगे। ये तो एक परसेप्शन हो गया। अब इस घोषणा पत्र में क्या है? अब इस घोषणा पत्र को अभी जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कहेगी कि कंटिन्यूएशन है, कुछ नया नहीं है। तो कंटिन्यूएशन की बात यह है कि इसको ऐसा माना जा सकता है कि जितने सुझाव लिए गए उनमें ज्यादातर ये आया कि हमको, जैसे आयुष्मान पहले भारत गरीब लोगों के लिए था, अब 70+ के लिए दे दिया गया है। उसके अलावा सर्वाइकल वाली बात जो बजट में आई थी महिलाओं को लेकर, जिसमें अगर आप देखे जाए महिलाओं की आबादी के लिहाज से 80% महिला जिससे अफेक्टेड रहती है उनको दे दिया गया। ये तो हम विकास और इन सब की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन के साथ साथ ये समग्र इसलिए है, इसका काउंटर भी बताएंगे। अभी बैठे हुए हमारे साथी जो है कांग्रेस के, वो ये कह रहे होंगे कि आप तारीफ कर रहे हैं, हम इसका दूसरा एंगल भी बताएंगे। लेकिन इसको विकास से जोड़ा गया है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड किया गया है, साथ में वोटर्स को कैसे वो किया गया। आप देखिए, तमिल भाषा का जिक्र करना, सीधा सीधा साउथ को आप टारगेट कर रहे हैं वोटिंग के हिसाब से। कैसे? देखिए, तमिल जब मैं भी गई तो वहां पर एक सबसे बड़ी अभी भी दिक्कत यह है, लोगों को लगता है भाषा। मुझसे भी कहा गया कि आप हिंदी नहीं, आप तमिल में बात करें। कर्नाटक गई तो बोले कन्नड़ में बात करें। और तमिल का सबसे बड़ा इशू, जो आज भी रीजनल पार्टी क्यों आगे हैं, उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी की पार्टी है। और जो अमित शाह का वो बयान है, या जो बड़े नेताओं का बयान है 2013-14 का, कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसको सब जगह लागू किया जाए। तो आज उससे विपरीत बात कही गई, तमिल भाषा की वैल्यू की बात की गई। तो आप सीधे सीधे उनका जो एक दुखती जो पॉइंट था तमिल जो वोटर्स का, उसको आज रिलीज किया गया। पहली बात तो जिसको जो चाहिए उसको वो परोसा गया। कैसे? सबसे बड़ी बात है, तमिल उनकी एक भाषा का इशू है, वहां पर लिटरेसी रेट है, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर निवेश आ रहा है, सब कुछ है। लेकिन भाषा की जो प्रॉब्लम है, जो द्वार नहीं खोल पा रहा था भाजपा का, अपने आप को जोड़ने की कोशिश की गई। वहीं नॉर्थ ईस्ट में भाषा का इशू नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में यह है कि वहां पर सुविधाएं इतनी कम है कि लोगों के बीच में झगड़ा, जैसे अभी 2 जातियों के बीच में मणिपुर में झगड़ा हुआ अपने हक को लेकर, तो वहां पर डेवलपमेंट किया जाए। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप राज्य, मेट्रो, बुलेट के साथ जोड़ा गया। तो जिसको जो चाहिए। एक बात यहां पर है जो कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई हिंदुत्व या इस तरह की कोई ऐसी बात। देखिए, यहाँ पर टूरिज्म की बात कही गई है, लेकिन कैसे? अयोध्या में टूरिज्म बताएंगे, राम से जुड़ा हुआ नहीं कहा गया कि मां मथुरा जिक्र है, न काशी जिक्र है। तो ऐसा कोई भी जिससे बवाल हो सके, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो कोशिश ये की गई है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहे। जो एक बड़ी बात कही गई है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो 2019 में कही गई थी। बड़ी बात यह है कि पक्के मकान, कितने 80 करोड़ लोगों को खाना, अन्न 2029 तक, एक बड़ी बात है। तो अगर आप देखें इसको एक समग्र विकास के रूप में, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई धार्मिक कोई मुद्दा यहाँ पर अदिति नहीं दिया, जैसे कि आप कह रही है। इस चीज को मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जाति आरक्षण नहीं खत्म होगा, ये साफ कर दिया, टेंशन खत्म कर दी लोगों की, लेकिन 4 जातियां गिना दी और उसी के इर्द गिर्द पूरा घोषणा पत्र भी है जिसे लेकर बीजेपी चल रही है। तो जब जातीय आरक्षण खत्म ही नहीं है तो फिर 4 जातियां क्यों और उन्हीं के इर्द गिर्द क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है इसमें? अदिति, ये समझाने की कोशिश कीजिएगा बीजेपी की तरफ से। और उसके साथ साथ ये कह देना कि 2025 तक बिरसा मुंडा जी की जयंती को बहुत उसमें मनाया जाएगा, यानी सीधा सीधा जनजातीय समाज को, खास तौर पे उड़ीसा और झारखंड के टारगेट किया गया है। तो जाहिर तौर पे विकास के साथ साथ ये वोटर ओरिएंटेड है कि हम वोट कैसे इसको ले सके। जो हम 400 पार के नारे की बात करते हैं, जो हम, और जाहिर तौर पे ये अटैक है, ये काउंटर है जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 50% कैप की बात करी गई, जिसमें जाति
जातीय जनगणना की बात करी गई, तो जाहिर तौर पे उसको कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की गई। कोशिश ये है कि हम एक पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन कर रहे हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन साथ में उन जातियों को कैसे साधना है। आप देखिए आज का दिन चूज किया गया, आज अंबेडकर जयंती जी की 132वीं जयंती है, आज का दिन चूज किया गया। घोषणा पत्र अनाउंस होने से पहले 3 बार उन्होंने अंबेडकर जी को नमन किया गया। ये जाहिर तौर पे सीधा सीधा वोटर, वो कौन से वोटर जो ओबीसी SC ST वोटर्स को साधने की कोशिश है। आज के दिन को चूज करना, नमन करना, फूल अर्पित करना और उसके बाद फिर जनजातीय समाज को सीधा सीधा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको एक बड़ा दिन की तरह करना। तो आप इस पूरे घोषणा पत्र को एक एक्सटेंशन कंटिन्यूएशन माने 2019 के पत्र का, साथ में किसी भी तरह की नो कंट्रोवर्सी की जो हिंदुत्व का आरोप लगता है, क्योंकि वो तो कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है। 50+ साल के जो वोटर है वो समझते हैं कि राम मंदिर हो गया, जो युवा वोटर है उनके लिए विकास है, नौकरियां हैं, उनके लिए दूसरी चीजें हैं। तो इसलिए बार बार ज्यादा उसको भी बात नहीं कही जा रही। आजकल चुनाव प्रचार में भी उस तरीके से नहीं कही जा रही, क्योंकि कांग्रेस को ये मौका मिलता है कि केवल हिंदुत्व पे या राम पे ही ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो इसको एंटरटेन नहीं करता, वो 50 से प्लस जिन्होंने देखा है कि कैसे अयोध्या में हिंसा हुई, कैसे देश पूरा डरा हुआ था, कैसे तमाम तरीके की चीजें, तो वो इसको लेता है। तो एक समग्र ये दर्शाने की कोशिश है कि समग्र तरीके से ये पूरा हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। और दूसरा आप देखिए कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसमें क्या कहा जाएगा? पहला, इनके पास कुछ नया नहीं है। दूसरा कहा जाएगा कि किसान के लिए कुछ और बड़ा घोषणा नहीं कर पाए। 2022 तक जो डबल आमदनी की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो किसान के लिए भी मामूली बात है। ज्यादातर ये कहा जाएगा कि बजट की बातों को ही बढ़ाया गया है, ये सारी बातें कही जाएगी। यहाँ पर देखिए न मथुरा न काशी है, ठीक वैसे ही इकोनॉमी की बात, जो अपनी तीसरी इकोनॉमी पर जो बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो भी इस घोषणा पत्र में बहुत साफ तरीके से मेंशन नहीं है। तो क्योंकि लूप होल्स कांग्रेस जो निकालेगी वो ये सब कहेगी, कुछ बड़ा नहीं है, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, पुरानी बातों को ही रिपीट करने की यहाँ पर बातें हैं। लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आज के बाद से जब चुनाव प्रचार करेगी, तो अब तक तो 10 साल के काम गिनाती थी, अब आज के बाद से इन्हीं बातों को वापस बताएगी कि हम कैसे पक्के मकान, कैसे हम बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना, कैसे हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो बताएंगे कि आपके विकास के लिए हमने क्या सोचा है, बुलेट ट्रेन के साथ साथ हम वंदे भारत ट्रेन और तमाम बातें कहेंगे। ठीक वैसे ही तमिल में जाकर ये बार बार कहा जाएगा कि आपकी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तमिल भाषा को हम वो रिकॉग्निशन, तमाम चीजें सीधा सीधा वोटर्स तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो यहां पर काम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही तरीके से आपने इसका एनालिसिस कर दिया है अदिति। और कांग्रेस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों पर भी शायद उसका फोकस होना चाहिए, जो कि आपने पहले ही जिक्र कर दिया। अदिति, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, सवाल आपसे और भी लेने हैं। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया, अब बीजेपी का अदिति को भी आपने सुना और हमारे जो दोनों प्रवक्ता हैं उनको भी आपने सुना, तो आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, जो सबसे अहम बात है कि जो कांग्रेस का हार्डकोर वोटर माना जाता था ST और SC, उस पर बड़ा मेजर स्ट्राइक किया गया है इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में। जिस तरीके से बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा और उनकी 150वीं जयंती मनाने की घोषणा की है, और दूसरा जो आज का दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो दिन है वो चुना गया है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा नहीं है। UCC के लिए बोला है, जो कॉमन सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू कर चुके हैं उसको बोला है, 1 नेशन 1 इलेक्शन वो बोला है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जवान, किसान, गरीब और महिला, ये 4 जातियों का जो बार बार बीजेपी वर्णन करती है उसका मुद्दा दिया, लेकिन NRC दिया। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्टर डोज मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही है। ये बरसों से चला आ रहा है, क्योंकि जब तक, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक, जो हमने पढ़ा कि 17 साल में 25 लाख हेक्टेयर कंक्रीट में तब्दील हो गया, जो शहरीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए गांव के आदमी को गांव में रोजगार, गांव में शिक्षा, जो उन्होंने कहा कि हम सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल डेवलपमेंट की जो बात कही है वो बहुत अहम बात है। लेकिन ये सारे धरातल पर उतरे, क्योंकि जनता ये भी पूछती है कि 2 करोड़ रोजगार कहां है, 15 लाख रुपए हमारे पास आ गए क्या?
जो वादे हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, और ऐसे में कांग्रेस के देखिए गारंटी जो 1 लाख रुपए जो मिलने वाला महिला उसके साथ कंपैरिजन देखिए इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या कि ये जो गारंटी शब्द ठीक है। है ये बड़ा शुभ नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 4 महीने पहले राजस्थान में गहलोत जी ने भी गारंटियों का अभियान चलाया था। लेकिन इस मोदी की गारंटी के दम पर तो राजस्थान में आ गई ना, बीजेपी की आ गई गारंटी वो शुभ मानते हैं सर आपसे। इसमें मैं और ज्यादा एनालिसिस लूंगी, आगे चर्चा लूंगी। योगेश शर्मा जी के पास रुक कर लेते हैं, पॉलिटिकल एडिटर है। योगेश जी, सबसे पहले इस घोषणा पत्र के बारे में आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही बहुत बड़ा बखान कर चुकी है अपनी तमाम उन घोषणाओं को लेकर कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये लागू करेंगे, लेकिन बीजेपी, जैसे कि अदिति ने भी विस्तार से समझा दिया, आपको क्या लगता है? ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, क्योंकि आपने भी सुना मिथिलेश जी कह रहे हैं कि गारंटी शब्द बीजेपी के लिए शुभ नहीं है, लेकिन शायद उनके लिए इतना शुभ है कि उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और वो इसी विश्वास के साथ है कि हम जीतने भी वाले, और इसलिए थीम दे दी गई है मोदी की गारंटी। अदिति, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल ही है। जैसे आज आपत्ति होगी इतना बड़ा इवेंट क्यों किया, हर चीज को बड़ा इवेंट कर देते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को नवाचार करना है हर चीज में, हर छोटे दिन को। अब आप देखिए आज ही बता दिया कि हमने 100 दिन का रोड मैप तैयार करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है। सवाल ये आता ही नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगी आपने, सवाल ये आता ही नहीं कि हम जीत रहे हैं हार रहे हैं। सवाल आता है चुनाव होंगे, निकल जाएंगे और उसके बाद हमने 100 दिन का, यानी हम जीत तो रहे हैं। ये देखिए साइकोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजिकल वोटर्स के साथ किस तरीके से। अब आप देखिए गारंटी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहते हैं गारंटी तो मेरा शब्द है, प्रियंका गांधी कहती है गारंटी तो हिमाचल में मैंने दिया था। लेकिन आज गारंटी किससे जोड़ के देखा जा रहा है? नरेंद्र मोदी से। गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी। तो अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को पता है कि कैसे एनकैश करना है। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने भी लोगों से सुझाव लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करा और भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी करा। लेकिन फिर कैसे, किस तरह से उस बात का इशू बना? राहुल गांधी ने बड़े अंदाज में, अपने जो एक कैजुअल अंदाज है उनका, उसमें कहा कि हमारी जो आपको पसंद नहीं आई उसमें सुझाव दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज किस तरीके से दर्शाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के छोले कुलचे वाले को सबसे पहले घोषणा पत्र दिया। यहाँ पर उन लोगों को बताया जिनके सुझाव थे, एक किसान वर्ग से जिसने जो सुझाव दिया था उसको बुलाया, पहली कॉपी दी। तो भारतीय जनता पार्टी गारंटी उनके लिए शुभ है नहीं है ये तो 4 जून बताएगा। गारंटी अब उनकी हो चुकी है, गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी हो चुका है। ये एनकैश कर लेना, इसको अपनी तरफ खींच लेना, ये नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है। कोई उनको मौत का सौदागर कह देता है, वो उसको एनकैश कर लेते हैं। कोई उनको ये कहता है तुम्हारा परिवार नहीं है, तो आज देखिए हम मोदी का परिवार है। तो ये विपक्ष को सीखने की बात है कि कैसे आप वही, जैसे आपने परेशानी वाली चीज को स्टेपिंग स्टोन, आप उसमें अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। दूसरी बात यह है, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी समझिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र में हर वो बात कही गई है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पिछले 5 साल में हुए जो बहुत तरह के जो एपिसोड्स थे उसके साथ देके उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया है कि मीडिया की आजादी उनकी बात करेंगे। उन्होंने बिना नाम लिए ईडी का भी जिक्र किया है कि वो सेंट्रल एजेंसीज उनके लिए भी उन्होंने हर उस बात का काट। देखिए दोनों में क्या है, पेपर लीक को लेकर बात कही गई है, वहां पर जातिगत जनगणना की बात की है जो राहुल गांधी अक्सर करते हैं, 50% से ऊपर की कैपिंग की बात की है कि कैपिंग हटा दी जाएगी। तो उन्होंने भी कोशिश की है कि हम मुद्दों उस जगह तक जाए, मनरेगा से लेकर कि हम वोटर्स को लुभा सके जो भारतीय जनता पार्टी के में। अदिति, कांग्रेस के न्याय या फिर बीजेपी का संकल्प, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले रिएक्शन ही आपसे लेना चाहेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र जो जारी कर दिया गया है। देखिए पूरी तरह अखिल भारतीय एजेंडा, और अखिल भारतीय एजेंडा ही नहीं बल्कि देश की सामरिक शक्तियों को भी मोदी जी ने बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पर इस मैनिफेस्टो के जरिए सामने रखा है। क्योंकि एनआरसी और CAA 2 बड़े मुद्दे हैं। राजस्थान से भी अगर हम जोड़कर देखें तो पाक विस्थापित जो हिंदू शरणार्थी हैं बड़ी संख्या में राजस्थान, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में है,
जिनको नागरिकता से सीधा लाभ हो रहा है। ऐसी बड़ी संख्या, हज़ारों की संख्या इन इलाकों में है, चाहे वो बीकानेर का संभाग हो, चाहे वो जोधपुर का संभाग हो। तो कहा जा सकता है कि इसका सीधा लाभ होगा और इसका सीधा फ़ायदा किस दल को होगा ये तो बखूबी हम समझ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है कि नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है और देश की एकता, अखंडता को लेकर यहाँ पर ज़्यादा कोशिश की गई है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक दिखाने की कोशिश यहाँ पर नरेंद्र मोदी की रही है कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि पूरा देश अखंडता के तौर पर, जो बीजेपी का एक कहा जा सकता बड़ा मूल मंत्र है, उस अखंडता के तौर पर, राष्ट्रवाद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के कामों को परिभाषित किया जाना चाहिए। और यहीं पर आपने जैसे मैंने पहले कहा था कि ज़्यादातर राज्यों में, राजस्थान समेत कई राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये कहा जा सकता है कि जो मैनिफेस्टो है, अगर वो सरकार केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की बनती है तो मैनिफेस्टो लागू करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बड़े वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। राम मंदिर का इशू था जो बीजेपी का प्रमुख घोषणा पत्र था, जिसको लेकर बड़ा आंदोलन आडवाणी ने छेड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में कई राज्यों में बनी। उसके बाद बीजेपी का बड़ा वादा था जिसको लेकर ये कहा गया सालों तक कश्मीर में एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, दो विधान दो निशान नहीं होने चाहिए। उसके बाद 370 वहाँ से हटाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, CAA का फैसला है जिसको लेकर फैसले बीजेपी की मौजूदा मोदी सरकार ने किए हैं। 3 तलाक का बड़ा मुद्दा था जिसको पूरा करने का काम यहाँ पर मोदी सरकार ने किया, एक कानून वो लेकर आए। और ख़ास तौर से ये कहा जा सकता है कि अब जो पूरा मैनिफेस्टो है उसमें जिस तरह की बात है, गांव, गरीब, किसान, उसको छूने की कोशिश की गई। एक युग हुआ करता है राजनीति के अंदर, एक युग था जब पंडित नेहरू का युग था, उसके बाद इंदिरा युग आया, उसके बाद राजीव गांधी का युग आया, नरसिम्हा राव का दौर भी देखा और उसके बाद अटल युग को हमने देखा और फिर बाद में यूपी की सरकार बनी, मनमोहन युग को भी हमने देखा। और ये जो युग है ये नरेंद्र मोदी का युग है, जो पुराने जितने भी युग राजनीतिक तौर पर देश के शासन करता रहे उससे बिल्कुल अलग तरह का ये शासन करता अभी हमें नज़र आता है। जो हमारी भारत की सबसे बड़ी जो बात की जा रही है, इकोनॉमी की बात की जा रही है कि ट्रिलियन के अंदर इकोनॉमी की स्थिति हो और देश की टॉप 3 दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाए, इस तरह की विकसित भारत का संकल्प की बात नरेंद्र मोदी ने की। और जो ये पूरा का पूरा जो संकल्प पत्र है, ये आम आदमी से सुझाव लेकर फिर उसके बाद तैयार करके आम आदमी को मैनिफेस्टो की पहली कॉपी देके, जैसा अदिति विस्तार से तमाम बातों को बता रही थी, तो मकसद यही है कि इस मैनिफेस्टो के जरिए प्रत्येक वर्ग को छूने का प्रयास करने की यहाँ पर कोशिश होगी। 370 की सीटों की बात की जा रही है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने युग का भी जिक्र किया है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र जारी करते वक्त उस युग की बात कर रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जनसंघ की बात की और यह भी कहा कि वही विचारधारा हम आज तक लेकर चल रहे हैं और इसी को ही हम अपने साथ लेकर चलेंगे और वो झलक भी इस मैनिफेस्टो में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024, उसके लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है और हर कोई तैयार है। घोषणा पत्र कांग्रेस जारी कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी अब अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी ब्रेक से पहले मिथिलेश जी को सुन रहे थे, उनका कहना था कि इसी मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई है, 4 जातियों का जिक्र किया गया जिससे कनेक्ट करने की कोशिश भी की गई है और लाभार्थियों को एक बार फिर से फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन कहते हैं कि महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर किसी देश को देखना हो, उसके विकास को देखना हो, तो उसके गांवों पर जरा नजर दौड़ा लीजिए और फिर उनकी सड़कों को जरा देख लीजिए। लेकिन गांवों में अभी तक विकास की बात नहीं सामने आई है। आपको भी यही लगता है? क्योंकि क्वेश्चंस होंगे सर आप पे। मैं मिथिलेश जी की बात से सहमत नहीं हूं। आप देखिए, क्या युवा वर्ग में जो युवा जाति उन्होंने बताई है, 4 जातियां, गरीब, किसान, मातृशक्ति, युवा, क्या उनमें सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जातियों के लोग नहीं कवर होते? आप बताइए। अगर हम विकास कर रहे हैं तो आप जो बताना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो यही कह रहे हैं जो हमारे श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंत्योदय वाली।
अंत में बैठे हुए व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए। तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं आई जो कभी कांग्रेस पार्टी सोच नहीं सकती थी। हमने सड़कें देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, घर देने का काम किया, कभी गांवों के बारे में नहीं जल सोचा, देने का काम किया, कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचना, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, गरीबों के क्यों नहीं, आप बताइए ना। ये नारा देते थे, कांग्रेस पार्टी नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीब को हटा दिया। सर, गरीबों की पार्टी और गांवों की पार्टी कही जाती है कांग्रेस। आज भी अगर आप चले जाए तो कांग्रेस के अभी भी 25 करोड़ लोगों को गरीबी योजना से बाहर निकालने का काम मुश्किल आ रही है और सर, जहां तक बीजेपी को अभी भी मुश्किल आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। आप देखिए, ग्रामीण सड़क योजना किसने शुरू की? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। आज हमने 3.5 लाख किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें बना दी हैं। अभी आपने सुना होगा, माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे 20 लाख राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं और ग्रामीण सड़कें भी। हमने गांव से गांव को जोड़ने का काम किया है। हम जल से नल देने का काम कर रहे हैं, नल से जल देने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी, अरे राजेंद्र जी, ना सड़कें थी, पूनम जी, ना पानी था, इनको बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी जवाब देना चाहेंगे? जवाब देना चाहेंगे? दो बातें और है। ये कहते थे महंगाई, ये भूल जाती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर, राजेंद्र जी से लेकर 12% तक महंगाई दर, ठीक है 11.9%। हमने 6% से लेकर 8% से ऊपर महंगाई दर नहीं जाने दी। बेरोजगारी की बात करते हैं, इनको ये मैं आंकड़ा दिखा देना चाहता हूं। ठीक है सर, आवाज तेज करने से जो मुद्दे होंगे वो गौर नहीं हो जाते। ठीक है राजेंद्र जी, आप बोलिए, जवाब दीजिए सर। 14.65 करोड़। ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है कैसी बात करते हैं? रोजगार हमने दिया है, महंगाई को कंट्रोल आज विश्व में 5वीं आगे क्या बात करेंगे कांग्रेसी? पानी पीजिए सर, किसान न्याय, महिला न्याय, सर आपका घोषणा पत्र जारी हुआ है। सर आपका घोषणा पत्र जारी हुआ है, जनता को सुनने दीजिए और वो विपक्ष में है, सुन लीजिए। ठीक है सर, वो तो अभी काउंटर पर तो अभी बोल ही नहीं पाए ना। आपके काउंटर पर बोलिए राजेंद्र। क्या बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के? बोलते आप बोलने तो दीजिए, सुनिए तो सही है। ये बता दें 2014 में एमएसपी क्या थी, बता दें। सर संसद में भी ये बात उठती है कि सुनती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और बोलने का मौका नहीं देती है। सुनिए, बोलिए राजेंद्र जी, आप बोलिए। बार आपको बताता हूं, ये बेटियों के सम्मान की बात करते हैं तो इस देश की बेटियों के साथ में जो सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो जंतर मंतर के ऊपर बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, जो ओलंपिक की बेटियां थी उनको घसीटा गया, जिस तरीके से जो ओलंपिक संघ के, वो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनको आज तक हटाया नहीं गया। तो आज सोचने वाली बात है कि बेटियों की बात करने वालों को देखा है कितना बेटियों का ध्यान रखें। उन्नाव, कठुआ और ये पूरे के पूरे आपके हाथरस के हमने एपिसोड देखे, तो मत बोलिए। और दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब हमने मतलब हम 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते। अरे शर्म करो आपने जो 55 करोड़ लोग गरीब थे उनको बढ़ाकर 82 करोड़ कर दिया। 27 करोड़ लोगों को आपने गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 27 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा और 82 करोड़। अरे मिलता किसका है? 82 करोड़ किसको मिलता है? 82 करोड़ कौन है? गरीब है तभी तो मिल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था 82 करोड़ गरीब है तभी तो दे रहे हो ना। ये आप खुद मान रहे हो, आपके आंकड़े खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। आंकड़ों में मत जाइए। ठीक है सर, आंकड़ों में मत जाइए। काम तब दिखते हैं जब जनता को फायदा होता है, उन योजनाओं का फायदा। ठीक है 27 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे चले गए क्योंकि 82 करोड़ लोग क्वेश्चन बीजेपी के भी उठते हैं, आंकड़ों पे क्वेश्चन बीजेपी के लिए भी उठते हैं और इस मैनिफेस्टो के जरिए भी उठे हैं। नहीं सर, नहीं, जमीनी धरातल पर कितना काम होता है सर, वो फायदा होता है। मिथिलेश जी, इनके जो अभी सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप पूरी लगातार जारी रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। आपका क्या कहना है? मिथिलेश जी क्या कह रहे हैं सर, सुन लेते हैं। ठीक है सर, मैं अपनी बात पूरी करूंगा सर। फटाफट 2 लाइन में बोलिएगा मत सर। इस देश पे 67 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज था जो बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। आय किसकी बढ़ी? महंगाई क्यों बढ़ी? सड़कों का भ्रष्टाचार हुआ, सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ। जो 25 करोड़ में हाईवे बनता था वो 250 करोड़ में बनता है। जो 25 करोड़ में हाईवे बनता था वो 250 करोड़ में बनता है। आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ। आप क्या बात करोगे कांग्रेस? देखिए रेल बेच दिया,
बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, विश्लेषण बहुत जरूरी है। मिथिलेश जी आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। ठीक है सर, सुनने का भी मादा रखिए सर, सुनने का भी मादा रखिए। शैलेंद्र जी आपकी सरकार है, आप 400 पार की बात कर रहे हैं, तो जनता को फैसला करने दीजिए जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इस तरीके से अगर बहस आप करेंगे, सर इस तरीके से बहस करेंगे तो जनता क्वेश्चन करेगी। आप शुरू कीजिए मिथिलेश जी, आप बोलिए तो सही, आप बोलिए, सही बात जनता सुनती है, आप बोलिएगा। ठीक है राजेंद्र जी, रिस्पेक्ट के साथ मैं बोल रही हूँ, 2 मिनट मिथिलेश जी को सुन लीजिए। सर ठीक है कोई बात नहीं, आप पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर लॉजिकली अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो क्वेश्चन दोनों पे ही उठते हैं, लेकिन विश्लेषण होना जरूरी है। ठीक है मिथिलेश, हाँ 82 करोड़ गरीबों को फ्री राशन की बात करेंगे तो आपकी पोल खुलेगी, आपकी ठीक है सर, पोल खुलेगी। ठीक है राजेंद्र जी, सबसे बड़ा सबूत है। शैलेंद्र जी ऐसे में कुछ भी क्लियरफाई नहीं होता है। विकास नहीं किया। अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो फिर जमीनी खरातों पर कितना काम हुआ है ये देखना भी जरूरी है। आंकड़े सर फेरबदल होते हैं कागजों में। मिथिलेश जी आप सुनिए। ठीक है राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी मैं आवाज म्यूट कर दीजिए, इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए और मिथिलेश जी आप बोलिए। देखिए, जो सबसे आज संकल्प पत्र जारी किया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, जो उन्होंने 4 जातियां बताई उसमें, कि जो मातृशक्ति को कात्यायनी माता का आज दिवस है, क्योंकि नवरात्रों में आज छठ है और छठ के दिन और जिस तरीके से अंबेडकर जयंती का फ्यूजन, तो जो R&D सेल है बीजेपी की, वो बहुत पब्लिक प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करके कोई पब्लिक वॉइस क्रिएट करती है, जो इनका एक मेजर मैं कहूंगा वेपन है, उस वेपन का आज यूज किया है। इसमें जो यूसीसी वाला है उसमें कई जो पारिवारिक विवाद है, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा कहते हैं जो असम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहु शादियां करना, यानी एक से अधिक शादियां करना, उस पर रोक लगाने की बात है। तो विरासत के साथ विकास और विकास के साथ परिवारों के लिए भी सोचा गया है। जो ये माइन्यूटली वर्क हुआ है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बता रहा है कि इनकी जो 400 पार का जो इन्होंने संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए बहुत ग्राउंड लेवल पर वर्क मुझे किया है। समझाइए, क्योंकि आपने शुरुआत में गांवों का जिक्र किया था जी, लेकिन यहाँ पर घोषणा पत्र में भी जिक्र हुआ है और ये भी बात बोली थी। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी जो मैं आपसे